Hi everyone, my name is Pooja Singh, your chemistry educator and mentor. तो बच्चों आज हम देखेंगे आपकी एनसीईआरटी का 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को शॉर्ट में कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इस चैप्टर की हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देख रहे होगे 2019 से जो आपके नीट एंड जेई का एग्जाम है बच्चों, वो एनटीए ले रही है। तो चाहे आपका नीट का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, उसमें एनसीईआरटी के कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये तो आप सभी को पता है। तो उसी के लिए मैम लेके आई है एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को जो एनसीईआरटी है लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स है उसको तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उसके जो भी क्वेश्चंस है उस चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स है उन सभी चीजों को हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बिना देरी के हम जो अपना चैप्टर है उससे शुरू करते हैं। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके काम के, जो आपको पढ़ना है, तो चलिए हम देखते हैं। तो बच्चों देखो इसमें जो आपके टॉपिक्स दे रखे हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो ये जो शुरुआत के जो कुछ टॉपिक्स है बच्चे, ये केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में दे रखे हैं कि कैसे केमिस्ट्री डेवलप हुई, साइंस डेवलप हुई, उसमें हमारा जो कंट्री था इंडिया उसका क्या रोल था, इन्वॉल्वमेंट, तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। उसके बाद हम जो यहाँ पे जो टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों वो है आपका मैटर। तो मैटर को बच्चों आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो मैटर के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो वहीं से हम आज का जो है आपका जो चैप्टर है बच्चों शुरू करेंगे, ठीक है। देखो मैटर से हम शुरुआत करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो आप हर उस चीज को मैटर कह सकते हो बच्चों जिसके पास मास है और जिसके पास वॉल्यूम है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। जैसे मैम अपनी खुद की बात करें तो मैम की बॉडी का वेट है, स्पेन का वेट है, इसने कुछ ना कुछ जगह घेर के रखी है, मैम ने कुछ ना कुछ जगह घेर के रखी है। स्माइक की बात करें तो स्माइक का वेट है, स्माइक ने कुछ जगह घेर के रखी है। तो हर वो चीज, या चाहे इस बोर्ड की बात करें, हर वो चीज जिसके पास मास है और उसने कुछ ना कुछ जगह घेर के रखी है उसे हम बच्चों कहते हैं आपका मैटर। अब मैटर को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में बेटा क्या करते हैं, आपका क्लासिफाई करते हैं। तो मैटर आप किसे कहोगे, अगर हम मैटर को अगर बताना चाहें तो आपका मैटर बेटा हर वो चीज मैटर होगी जिसके पास क्या है, मास है, दूसरा उसके पास क्या है बेटा, वॉल्यूम है, ठीक है। हर वो चीज मैटर होगी जिसके पास मास है एंड वॉल्यूम है। उसके बाद मैटर को बेटा 2 कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज कर देते हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। अब मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में देखिए आपका प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, ऐसे मैटर जो बेटा केमिकली क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। केमिकली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। तो बच्चों आप प्योर सब्सटेंसेस किसे कहेंगे, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं या जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड, क्योंकि जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो फर्दर आगे 2 कैटेगरीज में क्या हो जाते हैं बच्चों, डिवाइड हो जाते हैं। तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंडर। एलिमेंट क्या होता है तो इस चीज को समझो, एलिमेंट को कहते हैं बेटा एक जैसे एटम का समूह, सेम ग्रुप ऑफ एटम, एक जैसे एलिमेंट का समूह, या सेम ग्रुप ऑफ एटम विच इज नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहोगे, सेम ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट किसे कहोगे बच्चों, तो सेम ग्रुप ऑफ एटम वो हो जाएगा आपका एलिमेंट। अब हम कंपाउंड किसे कहेंगे, तो चलिए कंपाउंड के बारे में देखते हैं। तो कंपाउंड में क्या होता है, व्हेन टू मिनिमम 2 आर मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। इसमें कंपाउंड का क्या है, व्हेन 2 आर more than 2 combine together to form, ठीक है, कंपाउंड।
तो अब आपको प्योर सब्सटेंसेस का समझ में आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंसेस बेटा जो मैटर होता है उस मैटर में से जो केमिकली रिएक्ट करते हैं उसे हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। अब एलिमेंट और कंपाउंड सेम ग्रुप ऑफ एटम, और जब आपके दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइंड होते हैं और वो नंबर जो आपको नेकेड आई से दिखने लग जाता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड। अब मिक्सचर क्या होता है, तो देखिए मिक्सचर में क्या होता है, जब आप दो अलग अलग एलिमेंट्स को कह लीजिए या कंपाउंड्स को कह लीजिए और आपस में उन्हें मिक्स कर देते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स को, मिक्सचर मतलब मिक्सिंग, ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड या एलिमेंट को आपस में आप मिक्स कर देते हैं, उस चीज को बेटा हम कहते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर आपका टू टाइप्स का होता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है बेटा, होमोजेनस मिक्सचर में होता है आपका कि जब आप उसमें मिक्स कर देते हो तो आप ये नहीं पहचान सकते कि कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से हैं। जैसे हमने क्या किया, पानी में शक्कर मिला दिया, तो पानी कौन है शक्कर कौन है ये आप ये चीज नहीं बता सकते, लेकिन उसी तरीके से अगर आपने पानी में रेत मिला दिया तो आप पहचान जाओगे कि ये पानी है और ये रेत है। तो जहां पे बच्चों आप देख सकते हो, आपकी आंखें पहचान सकती है, उस चीज को हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। और जहां पे आप देख नहीं सकते, आपकी आंखें पहचान नहीं सकती, उसे हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो इसे आप थोड़ा नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमोजेनस मिक्सचर और ये हो गया आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मैंने जैसे बताया कि जहां पे आपकी नेकेड आई पहचान जाती है, देख लेती है, वो होता है होमोजेनस मिक्सचर। जहां पे आपकी नेकेड आई नहीं पहचान पाती है, ठीक है, वो होमोजेनस है। और जहां पे पहचान ले रही है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपने वाटर और मिल्क को मिक्स किया तो वहां पे पहचान सकते हो क्या कि कौन आपका वाटर है और कौन आपका मिल्क है। उसी तरीके से हेट्रोजेनस मिक्सचर का देखते हैं बच्चों, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में आप देख के बता सकते हो क्या कि H2O में जैसे आपने सैंड बालू डाल दी तो उसको आप देख के बता दोगे, ठीक है, कि यहाँ पे आपकी आंखें देख के बता देती है। तो उस चीज को अब इसमें एनसीईआरटी की कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, चलिए उसे देखते हैं, आपको यहाँ पे टिक करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका दे रखा है। अब देखिए, you have learned that at the microscopic bulk level matter can be classified as mixture or pure substances. These can be further subdivided as shown figure. When all constituent particles of a substances are same in a chemical nature, it is said to be pure substance. A mixture contain many types of particles. ठीक है, तो अब मिक्सचर का क्या हो जाएगा कि when all constituent particle of a substances are in a same chemical nature, it is said to a pure substances. A mixture contain many types of particle. उसके बाद है mixture contain particles of two or more pure substances which may be present in a any ratio, hence they composition of variable. ठीक है, उसके बाद है आपका many of the substances present around you are mixture, for example sugar solution in a water, air, tea, etc. All mixture are a mixture, may be homogeneous or heterogeneous. ठीक है, तो मिक्सचर के बारे में आपने देख लिया बच्चों। अब उसके बाद देखते हैं, देखो अब मिक्सचर में आपका एक होमोजेनस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी बोर्ड में। उसके बाद आपका प्योर सब्सटेंसेस का, तो प्योर सब्सटेंसेस में आपको क्या देखो अंडरलाइन करना, प्योर सब्सटेंसेस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल of a pure substances have a fixed composition. Copper, silver, gold, water and glucose are some example of pure substances. Glucose contain carbon, hydrogen and oxygen in a fixed ratio, and it is particles are of the same composition. Hence, like all the other pure substances, glucose has a fixed composition. Also, it is constituent carbon, hydrogen and oxygen cannot be separated by simple physical method. Pure substances can further be classified into element and compound particular elements. ठीक है, अब एलिमेंट्स किसे कहोगे, प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड इन कंपाउंड particles of an element consist of only one type of atoms. These particles may exist atom or molecule. You may be familiar with atoms.
तो ये हो गया आपको। इसके बाद हम देखते हैं आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट का बेटा मैंने जैसे बताया कि सेम ग्रुप ऑफ एटम, देखो द पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको समझ। अब देखते हैं जैसे कि आप कि मिक्सचर का देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा मिक्सचर का, अब मिक्सचर में बेटा देखो हम मिक्सचर को फर्दर क्या करते हैं, टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आपका होता है होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। सेकेंड है बेटा आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। उसके बाद बच्चों होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं आपका मिल्क प्लस वाटर, शुगर प्लस सॉल्ट। तो ये सब चीजें क्या होंगे बेटा, होमोजेनस मिक्सचर की। अब हेट्रोजेनस मिक्सचर देखते हैं। तो देखिए जैसे हेट्रोजेनस मिक्सचर का हुआ, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में जैसे आपने वाटर के अंदर क्या डाला बेटा, तो वाटर, ठीक है, तो वाटर के अंदर अगर आपने सैंड मिला दिया या आपने वाटर के साथ मस्टर्ड ऑयल मिला दिया, तो वहां पे आपकी आंखें देख के पहचान जाएंगे। तो जहां पे आप आपकी आंखें देख के पहचान सकती हैं उस चीज को कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। जहां पे आपकी आंखें देख के पहचान नहीं सकती उस चीज को कहते हैं बेटा होमोजेनस मिक्सचर। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर होता है वहां पे क्या होता है, जहां पे दोनों कंपाउंड को आप देख के नहीं बता सकते और जहां पे कंपाउंड्स को देख के बता सकते हैं वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। यहाँ पे आप अपनी नेकेड आई से देख के नहीं बता सकते, यहाँ पे आप अपनी नेकेड आई से देख के बता सकते हो। तो आई बात समझ में। जैसा मैम ने कहा फिर मैं रिपीट करी, होमोजेनस मिक्सचर में आप नेकेड आई से देख के बता सकते हो, हेट्रोजेनस मिक्सचर में आप नेकेड आई से देख के नहीं बता सकते। जैसे मिल्क और वाटर का मिक्सचर, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर, वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस आपका मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब आपका एक चीज और है जो कि आप थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जो 12th की क्लास की केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, और वो है बेटा कि जो आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोल्यूशन is a homogeneous mixture। ठीक है बेटा, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब आपका जो सोल्यूशन है, जो होमोजेनस मिक्सचर है, ये इसके टू पार्ट्स होते हैं। पहला बेटा सोल्यूट और दूसरा होता है बेटा सॉल्वेंट। ये दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे, नोट कर लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो देखो यहां पे हमने ये चीजें देखी। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसे समझो। पहले यहाँ पे जो पॉइंट्स है बेटा उसे अंडरलाइन करो। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आपको यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों को ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन करती है कि व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों,
फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी वो होती हैं जिससे ना आप अपने जो सेंसरी ऑर्गन है ना देख सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना उसका टेस्ट कर सकते हो, ना उसे फील कर सकते हो। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, फील कर सकते हो, उसका टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें क्या होती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे देख सुन और फील कर सकते हो दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जिसे आप देख सुन या फील नहीं कर सकते वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि every substances has a unique characteristics properties, these properties can be classified in two categories। आपका जो हर एक बेटा क्या होता है एलिमेंट, उसके पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो क्या क्या आता है, उसका कलर, ऑर्ड्यूल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है बच्चों, लाइक कंपोजिशन, combustibility, reactivity with acid and base। physical properties में क्या है, can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substances। the measurement or observation of chemical properties। तो physical property का क्या बेटा था कि उसकी identity को आप बिना change के उसका measurement कर सकते हैं, that is physical property। chemical properties में क्या, require a chemical change to occur, measure, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए केमिकल चेंज का होना रिक्वायर होता है। मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ अ केमिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए केमिकल चेंज का होना जरूरी नहीं। एग्जांपल ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंसेस, दिस इंक्लूड एसिडिटी और बेसिडिटी, कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। तो ये चीज आप थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो मेजरमेंट जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी का, फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे कि जो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको हम 7 तरीके से मेजर कर सकते हैं, 7 अलग अलग यूनिट्स होती हैं जैसे कि एसआई यूनिट्स कहते हैं। एसआई यूनिट क्यों यूज किया जाता है कि ऑल ओवर जो भी कंट्री है वर्ल्ड है उसमें एक ही हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको देख के रखेंगे, लेंथ की बेटा एल है, ठीक है, मीटर, मास की एम है, किलोग्राम, केजी, टाइम का टी, सेकंड इसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इसकी यूनिट ए है, थर्मोडायनेमिक टी इसकी यूनिट केल्विन के है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल इसका यूनिट मोल है, ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी तो इसका जो है सिंबल आई है, एंड नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या है बेटा, कैंडेला। तो ये जो 7 मेन यूनिट्स आप इसे याद रखेंगे। अब इसमें जो टेबल है बेटा यूनिट में, तो जो आपके काम का यूनिट है वो है बेटा मोल। तो सबसे जो आपके काम का यूनिट है वो क्या है बेटा, मोल, यूनिट ऑफ अमाउंट सब्सटेंसेस वो है मोल। द मोल सिंबल, ठीक है, द मोल सिंबल, मोल इज द यूनिट ऑफ एसआई सब्सटेंसेस एंड 1 मोल एग्जैक्टली 6.022, ठीक है। तो इस चीज का मोल क्या होता है मैं थोड़ा समझा देती हूँ, पर इस वाले पॉइंट को बेटा क्या करेंगे आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो आपने आई होप अंडरलाइन कर लिया होगा, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि मोल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, देखिए मोल, मोल हम किसे कहते हैं। तो जैसे सपोज करो बच्चों, अगर मैंने 1 डजन कहा, 1 डजन कहा, तो 1 डजन का मतलब क्या होता है बच्चा, 12 होता है। उसी तरीके से मैंने सेंचुरी कहा, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100। हाफ सेंचुरी कहा, अगर मैम हाफ सेंचुरी कहती हैं तो उसका नाम मतलब क्या होता है, 50, ठीक है। तो मैम ने डजन कहा तो आपने 12 समझा, सेंचुरी कहा तो 100 समझा, हाफ सेंचुरी कहा तो आपने 50 समझा। तो उसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10⁻23, ये 1 मोल होता है। 1 मोल का क्या है, 6.022 10⁻23, और ये 1 मोल एक Na के बराबर होता है, और इस एक Na को कहते हैं एवोगैड्रो
कांस्टेंट। आई बात समझ में? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 और ये एक Na के बराबर होता है, यानी कि एक एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होता है ये 1 मोल। अब ये 1 मोल एक एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होता है। अब उसके बाद ये तो हो गई मोल की बात। तो जैसे सपोज करो मैम ने कहा मेरे पास अगर 1 मोल एप्पल है तो मेरे पास कितने एप्पल होंगे बताओ। अगर मैम ने कहा मेरे पास 1 मोल एप्पल है तो कितने एप्पल होंगे, तो मेरे पास 6.023 10⁻23 एप्पल है। अगर मैंने कहा 5 मोल पेन है मेरे पास तो मतलब 5 इंटू 6.02 टू 10⁻23 है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल एप्पल है तो कितने एप्पल है, 6.023 10⁻23। उसी तरीके से मैम ने कहा कि मेरे पास 5 मोल एप्पल है तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो ये तो बात हो गई बेटा एप्पल की पेन की। तो उसी तरीके से हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते हैं, मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं। तो मोल किस लिए बेसिकली यूज किया जाता है, तो मोल बेटा हम नंबर्स ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हो जो मोल है, लिखो तो विद द हेल्प ऑफ मोल बेटा हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम सब एटॉमिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप विद द हेल्प ऑफ मोल क्या बता सकते हो, मॉलिक्यूल बता सकते हो, एटम बता सकते हो, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी बता सकते हो। ये सब चीजें किसकी बेटा, विद द हेल्प ऑफ मोल आप बता सकते हो। ठीक है, तो देखो ये सब चीजें मोल की हेल्प से बता सकते हैं। अब बेटा हम कुछ मोल के फॉर्मूलाज है जिसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है मोल का, मोल को पहली बात हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो ये होता है W बाय M, ये मोल का फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा है N इज इक्वल टू N बाय Na, एंड थर्ड फॉर्मूला होता है मोल का V इज इक्वल टू 22.4 सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अब हमारा N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोल W इज इक्वल टू गिवन वेट, उसके बाद M इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। ठीक, एंड N आपका हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। आई बात समझ में, W गिवन वेट, मोल मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट या
आपका कंपाउंड का। Na क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब V क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये वाला चीज, अब इस फॉर्मूले से हम फर्दर आगे और फॉर्मूला बनाएंगे, पहले आप इसे नोट करिए बच्चों। तो जल्दी से मैम साइड हो जाती है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम फॉर्मूलों से भी आगे फर्दर फॉर्मूलाज बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हम फॉर्मूला से अगर फॉर्मूलाज बनाएंगे तो देखो मैम ने 3 फॉर्मूलाज दिखाए थे। n इज इक्वल टू क्या था, W बाय m, दूसरा था n इज इक्वल टू n बाय Na, तीसरा था n इज इक्वल टू V बाय 22.4। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे बेटो, इक्वेशन 1 और 2 को हम मिक्स करेंगे। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से लिखेंगे तो हो जाएगा W बाय M इज इक्वल टू N बाय Na। अब उसी तरीके से हम इक्वेशन 2 और 3 को करते हैं। तो देखो 2 और 3 को करेंगे तो N बाय Na हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 और ये हमारा फॉर्मूला नंबर 5। अब उस तरीके से 1 और 3 से करेंगे तो 1 और 3 से करेंगे तो W बाय M इज इक्वल टू 24। तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम मोल के ये जो 6 फॉर्मूलाज हैं इनका यूज करके बेटा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसे आप नोट करिए। तो ये हमने देखा एनसीईआरटी का। उसके बाद देखो यहां से आपको कहां से इसमें चीजें याद रखनी है, ये अब समझो। जो आपके काम के कैलकुलेशन में आने वाला है वो है यहां से फैम्टो से। ये बेटा फैम्टो से लेके आप ये मेगा तक याद रखो, यहाँ तक देखो 10 रेस टू माइनस 15 फेम्टो, 10 रेस टू माइनस 12 पीको, 10 रेस टू माइनस 9 नैनो, 10 रेस टू माइनस 6 माइक्रो, 10 रेस टू माइनस 3 मिली, 10 रेस टू माइनस 2 सेंटी, 10 रेस टू माइनस 1 डेसी, 10 डेका, 10 रेस टू 2 हेक्टो, 10 रेस टू 3 किलो, 10 रेस टू 6 मेगा। तो ये वाला पॉइंट आपको अंडरलाइन करना। अब आपके एनसीईआरटी में ये वाला पिक्चर दे रखा होगा तो आप सोच रहे हैं मैम ये पिक्चर क्या है। तो नॉर्मल लैंग्वेज बताऊं तो जो आप लोग तराजू देखते हैं, वेट देखते हैं बेटा, ये वही है। पर ये जो होते हैं हम इसको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन मतलब दौरान यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हम कंपाउंड्स को वेइंग करते हैं कि कितने कंपाउंड का कितने वेट का हमको सोल्यूशन बनाना है। तो हम कंपाउंड्स को इसका सोल्यूशन बनाने के लिए कंपाउंड्स को वेइंग करते हैं। अब इसका यूज क्यों किया जाता है, तो इसमें क्या होता है बेटा, बहुत कम वेट है ना, मिलीग्राम से भी जो नीचे के वेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेइंग कर लिए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेट को वेइंग करते हैं। वेइंग करने के लिए इसका ही जो यूज है वो किया जाता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, जो पूछेंगे वो मैंने बता दिया। अब ये सब चीज़ें क्या है, तो ये सब आप जब 11th में है, जब आप आगे जाएंगे तो ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें सोल्यूशन को बनाया जाता है कि हमको 250 ml का बनाना है कि 500 ml की, 100 ml की, 1000 ml।
तो वो चीज़ इसमें भरी जाती है। बेटा ये होता है आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इससे भी सॉल्यूशन को मेजर किया जाता है। ये आपका पीपेट है, इससे भी मेजर किया जाता है। और ये आपका ब्यूरेट है। और ब्यूरेट पीपेट का जो यूज होता है बच्चों, वो हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब देखोगे डेंसिटी, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या देखना है, डेंसिटी देखो। तो क्या, व्हेन टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम डिस्कस अबाउट द रिलेटेड एज डेंसिटी। तो अब अगर आप मास और वॉल्यूम को, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट्स अमाउंट ऑफ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको डेंसिटी की जो यूनिट है निकल के क्या आती है, केजी मीटर माइनस 3 इनवर्स, ठीक है। तो इसकी यूनिट निकल के आती है केजी मीटर की पावर -3। अब टेम्परेचर, तो ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो आपको आता होगा एडिशन सब्सट्रैक्शन ये वाली चीजें। अब जो है बेटा यहाँ से देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट और जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको देखते हैं बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉज क्यों दिए गए थे, तो बेटा ये जो थे केमिस्ट्री के स्टार्टिंग टाइम में, बहुत एनेसेंट टाइम में दिए गए थे। कि ये लॉज इसलिए दिए गए थे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, किस तरह से होती है, एंड उनका क्या रोल रहता है। तो लॉज ऑफ केमिकल, जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ है कि कोई भी जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, ठीक है। कि जो एटम्स होती हैं या जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो कंबाइन होती हैं तो कैसे होती हैं, किस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन होता है। ये चीज बेटा दी गई थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। एंड आपका जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। The combination of element to form compound is governed by the following 5 basics law। 5 basics law है, जिसमें से एक लॉज बेटा लॉज ऑफ रेसिप्रोकल लॉ एट प्रेजेंट वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ था बेटा लैवोजियर के थ्रू दिया गया था। देखो ये लॉ क्या कहता है, इसमें जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, आपको अंडरलाइन करेंगे। दिस लॉ वाज पुट forth by Antony Lavoisier in 1789. He performed careful experimental studies for combustion reactions and reached to the conclusion that in all physical and chemical changes there is no net change in the mass during the process. Hence, he reached to the conclusion that matter can neither be created and nor be destroyed. तो यहाँ से चीज़ देखेंगे कि he reached to the conclusion that matter can neither be created and nor be destroyed. This is called law of conservation of mass, and these laws form the basis for several later development in the केमिस्ट्री। तो अब देखो ये लॉ क्या कहना चाहता है, लॉज ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो इस लॉ को मैं समझाती हूँ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहना चाहता है। तो जो आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है बेटा। तो देखो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहना चाहता है कि अगर बेटा आपने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो आपको 10 ग्राम ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब हो सकता है इस 10 ग्राम में से आपको 8 ग्राम सॉलिड मिले और 2 ग्राम गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो जाए, लेकिन आप जो उसके एटम्स हैं एंड मॉलिक्यूल्स हैं ना, आप उसे
क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये चीज किससे कही जाती है बेटा? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा, कि जो हमारा मास है वो कंजर्व रहता है। और ये चीज किसने बताई थी? लैवोसियर ने। अब इसके लिमिटेशंस क्या है कि ये जो लॉ होता है जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में बेटा जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसको अब क्या लिखोगे? लॉज of conservation of mass is not applicable for nuclear reaction। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि जो आपका मास होता है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। वेयर, आप लिख लो, वेयर मास कन्वर्टेड इन एनर्जी। तो आपका मास किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो आपने इस चीज को देखा। चलिए, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो देखते हैं। अब है बेटा ये वाला लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या कहता है? पहले इस लॉ को पढ़ लेते हैं कि दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट एंड ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड, ठीक है, यहाँ से लिखो, ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम proportion of a element by weight. Proust worked with two sample of cupric carbonate, one of which was of natural origin and other was a synthetic. He found that the composition of element present in it was the same for both the sample as shown. अब इसका मतलब क्या होता है? इस चीज को हम समझते हैं। देखो, अब लॉज ऑफ डेफिनिट proportion and constant proportion क्या कह रहा है? देखो, ठीक है। तो लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एंड डेफिनिट प्रपोर्शन। अब ये लॉज आपका बेटा क्या कहना चाहता है कि लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एंड डेफिनिट प्रपोर्शन, कि देखो आप कहीं से भी पानी लेके आओ, चाहे आप टैप वाटर लेके आओ, मिनरल वाटर लेके आओ, ठीक है, रिवर का वाटर लाओ, आप पॉन्ड का लाओ, कहीं का भी लेके आओ, हर जगह में बेटा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, और तो क्या होगा कि टैप की मिनरल, रिवर या पॉन्ड कहीं का भी लेके आओ, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब इसका बेटा मास 2 एंड 16, इसका जब आप रेशियो निकालोगे तो 1/8 आएगा। एंड आप पानी कहीं से भी लेके आओ, किसी भी जगह से, अमेरिका, चाइना, जापान, कहीं का पानी लेके आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होने वाला है बच्चों वो सेम होगा। और ये चीज कौन बताता है? लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन आर लॉज ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। तो ये चीज कौन बताता है? लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन आर लॉज ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक है, तो नोट करिए इसे, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो,
जो थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number. For example, hydrogen combined with oxygen to form two compound, namely water and hydrogen peroxide. अब ये laws of multiple proportion क्या कहना चाहता है, देखो इस चीज को कि this law was proposed by Dalton, and according to this law, if two elements combine together to form more than one compound, masses of one element that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number. For example, hydrogen combined with oxygen to form two compound, namely water and hydrogen peroxide. तो इस लॉ को क्या है, चलिए मैं आपको बोर्ड में बताती हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा. तो देखिए यहाँ पे हमने लिया, सपोज करिए हाइड्रोजन H2O एंड H2O2. देखो ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये लॉ, एक का जो मास है बेटा, हमने क्या कर दिया, एक के मास को कांस्टेंट कर दिया. ठीक, अब एक के मास को कांस्टेंट कर दिया और दूसरे के मास को बेटा क्या कर दिया हमने, एक के मास को कांस्टेंट मतलब फिक्स कर दिया. यहाँ पे इसके मास को कांस्टेंट कह लो या फिक्स कह लो, और दूसरा देखोगे टेबल के फॉर्म में, कुछ नहीं तो मतलब 1 है और ये 1 2 3 एंड सो ऑन. तो इस तरीके की जो बात है ये कौन कह रहा है बेटा, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. तो ये कौन सा लॉ है आपका, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. तो ये वाला लॉ क्लियर हुआ आपको लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में, कि एक के मास को आपको फिक्स कर देना और दूसरे का मास क्या होगा बेटा, वो आपका टेबल के फॉर्म में बढ़ता जाएगा. तो इसे आप नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं. ठीक, अब देखो यहाँ पे लॉज ऑफ गेलुसाक लॉ, ये बेटा ये याद रखोगे कि गेलुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए दिया गया था. दिस लॉ वाज गिवन बाय गेलुसाक इन 1808 एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट द व्हेन गैस कंबाइन आर produced in a chemical reaction they do in a simple ratio by volume provided all gases are the same temperature and pressure. अब क्या कह रहा है, अब इस लॉ को एकदम सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो सपोज करिए आप यहाँ पे देखिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट भी आपका गैस हो. ठीक है, मान लो दो रिएक्टेंट है, गैस है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना रहा है वो भी गैस है, और ये जो भी रिएक्शन हो रही है बेटा, ठीक है, वो किस पे हो रही है, एट एसटीपी. किस पे हो रही है रिएक्शन, एट एसटीपी पे हो रही है. तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कि ये आर गैस है और ये आपकी प्रोडक्ट बना रही है किस पे, एट एसटीपी पे. तो दे कंबाइन टुगेदर इन सिंपल होल रेशियो. यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी कि प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो वो सिंपल रेशियो, ठीक है, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, और ये चीज कौन कह रहा है आपका, गेलुसाक लॉ. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिंपल होल रेशियो. क्या मिल जाएगा बेटा आपको, सिंपल होल रेशियो मिल जाएगा. तो इस चीज को आप देखिए. अब उसके बाद देखते हैं हम एवोगैड्रो लॉ. ठीक है, तो आपको गैलुसाक लॉ समझ में आया. तो देखो बेटा सिंपल था गैलुसाक लॉ. गैलुसाक लॉ क्या कहना चाह रहा था
कि जब आपके रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी आपकी गैस है, ठीक है, रिएक्टेंट का जो स्टेट है वो गैसेस स्टेट है, प्रोडक्ट का भी गैसेस स्टेट है, और ये जो भी रिएक्शंस हैं ऑल दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन एसटीडी, यानी कि आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हो रही हैं। तब जो भी गैसेस हैं, चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ हो चाहे प्रोडक्ट की तरफ की हो, वो सभी क्या होंगे, एक सिंपल होल रेशियो बाय वॉल्यूम क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये चीज कौन कह रहा है, गै-लुसाक लॉ। अब एवोगैड्रो को हम देखते हैं, एवोगैड्रो लॉ क्या था, तो चलिए यहाँ पे अपने इसे अंडरलाइन करिए, फिर हम गै-लुसाक लॉ को देखते हैं। देखो अब गै-लुसाक लॉ क्या है, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो बेटा आपको क्या मिल रहा है, टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आया। चलिए आप इंपॉर्टेंट देखते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पहले आपका एवोगैड्रो लॉ देख लेते हैं। देखो एवोगैड्रो ने बेटा एक नंबर दिया था, एवोगैड्रो लॉ ने 6.023 10⁻23, जिससे हम क्या कहते हैं, मोल, यानी वन एवोगैड्रो कांस्टेंट इज इक्वल टू वन मोल। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट को ही मोल के टर्म पे यूज किया जाता है। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बेटा डाल्टन एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ अगर कहा था तो वो एटम के बारे में कहा था। तो डाल्टन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, कि उन्होंने एटम के बारे में या एटम के जो मॉडल या उसके स्ट्रक्चर उसके बारे में कुछ अगर बात कही थी तो वो आपके डाल्टन ही थे। अब उनके पोस्टुलेट्स क्या हैं, अब देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखोगे तो नीट आपका 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से बच्चों, आपके नीट 2025 में क्वेश्चन है, तो इसके पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। In 1888, Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed the following, क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। तो अब बेटा जो आपके मैटर होते हैं उसके पास वो जो कंसिस्ट करती है, क्या करती है, वो इंडिविजुअल एटम्स को कंसिस्ट करती है। ये बात किसने कही थी, डाल्टन ने कही थी, और ये बात उनकी प्रूवन भी है और सही भी है कि जो मैटर होते हैं वो एक एक इंडिविजुअल एटम को कंसिस्ट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो उनका सही है। अब उनका नेक्स्ट देखो जो पोस्टुलेट है वो क्या है, ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज व्हिच इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द मास। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। अब देखो इस डाल्टन ने क्या कहा कि अगर कोई सेम एलिमेंट है, जैसे मान लो मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, मेरे पास कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, किसी और के पास भी गोल्ड की ज्वेलरी है, तो उसका गोल्ड और मेरा गोल्ड सेम होगा, मतलब मेरे जो गोल्ड के एटम्स होंगे, मेरे गोल्ड में जो एटम्स होंगे और किसी दूसरे के पास जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसके भी एटम सेम होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो गोल्ड है उसमें कॉपर के एटम्स होंगे, उसके पास जो गोल्ड के एटम है उसमें आयरन के एटम होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी के पास गोल्ड है तो उसमें गोल्ड के ही एटम होंगे, सिल्वर है तो सिल्वर के ही एटम होंगे। तो ये चीज कही, अगर आयरन है तो उसमें थोड़ी गोल्ड का एटम होगा, मतलब अगर सेम एलिमेंट है तो उसके पास सेम एटम्स होंगे और उनका वेट भी सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ये चीज किसने कही थी बेटा, जॉन डाल्टन ने। तो इनका सेकंड जो पॉइंट है या जो पोस्टुलेट्स है उन्हें हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है बच्चों, प्रूवन है। अब उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो।
तो अब कंपाउंड जब एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के जब एटम कंबाइन करते हैं और आपका कंपाउंड बनाते हैं तो वो फिक्स रेशियो में क्या करते हैं बेटा, कंबाइन करते हैं। तो कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए आपसे जो नेक्स्ट पॉइंट करें कि कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जब एटम्स आपके क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, क्या कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जब एटम्स बेटा आपके कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशियो। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शंस। ये वाला जो इनका पोस्टुलेट है बेटा, ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सपोर्ट करता है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाला पोस्टुलेट क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सपोर्ट करता है। तो इसमें आपका कि आप क्या कह सकते हो कि उसे आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये भी बात प्रूवन है। अब इनकी लिमिटेशंस क्या थी वो मैं बता देती हूँ। तो इन्होंने कहा था बेटा कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा होता है, इसे ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट आगे फर्दर जो डिस्कवरीज हुई एटम को ब्रेक किया गया, उसमें से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा जो भी है वो सब के सब क्या हुए बेटा, निकले। तो उन्होंने ये जो चीज कही थी वो भी क्या हुई, रॉन्ग हुई। ठीक है, तो अब उनका क्या था, चलिए देखते हैं। अब देखेंगे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या लिमिटेशंस थी, तो चलिए इस चीज को देखते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी बच्चों, क्या था कि उन्होंने कहा एटम को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो जब एटम को फर्दर आगे ब्रेक किया गया तो उसमें से अलग अलग तरीके के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो निकले, जैसे जिसका अभी हम नाम जानते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो आपका जो जॉन डाल्टन ने कही थी कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब किसके अंदर से निकले बेटा, एटम के अंदर से निकले। उन्होंने कहा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, अब इसे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन उससे भी छोटे पार्टिकल्स आपके क्या निकले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये वाली स्टेटमेंट जो थी वो आपकी रॉन्ग प्रूफ हुई, बाकी की जो स्टेटमेंट थी बेटा वो सही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मासेस होते हैं वो या किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। देखो इस चीज को समझते हैं, आपका ये जो पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, देखो कि किसी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, तो सपोज करो कोई एलिमेंट एक्स है, तो उसको बेटा इस तरीके से ए जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे देखो ऐसे। अब ए क्या है आपका, एटॉमिक मास, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ये चीज याद रखोगे कि किसी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे किया जाता है, ए जेड से।
अब यहाँ पे जो मास होता है बेटा उसको हम AMU या U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जनरली इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो इस तरीके से बेटा किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको? क्लियर है बच्चों? देखो, एंड उसके बाद अब आपको एक चीज समझ में आनी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक मास में हम क्या देखते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको ऐड कर देते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, जैसे सपोज करो मैं सोडियम का एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक, तो सोडियम को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी? 23 और 11। ए क्या होगा इसका बेटा? एटॉमिक मास। 11 क्या होगा? एटॉमिक नंबर। अब जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर होगा। तो इसमें आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे एक चीज, अगर ये न्यूट्रल स्टेट में है तो जो उसके एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो 11 क्या हो जाएगा? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन्स को कैसे निकाला जाता है? तो बेटा देखो, न्यूट्रॉन्स को निकालने का तरीका, अब क्या करिए, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना है? 23, एटॉमिक नंबर है 11, तो टोटल आ जाएगा 12। तो 12 न्यूट्रॉन्स आपके सोडियम में होते हैं। अब मैं क्लोरीन के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे करके बताएंगे कि बच्चों क्लोरीन का है 35 एंड 17, इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो मैं बता देती हूँ। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे? क्लोरीन का है, तो देखो यहाँ पे Cl 37 है एंड 17 है। तो सिंपल आपको न्यूट्रॉन के लिए क्या करना था? A माइनस Z कर देना था। तो बेटा आप
37 माइनस, अगर 17 कर दोगे तो 0 से 0 गया और ये 2 से 1 गया तो आपका आ गया 20। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 20 न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो 20 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है एट प्रेजेंट AMU हैज बीन replaced by U, which is known as unified mass. When we use atomic masses of element in calculation, we actually use average atomic mass of element, which are explained below. अब एवरेज एटॉमिक मास का देखो कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो एवरेज एटॉमिक मास बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है दिया जाता है आइसोटोप्स की कंडीशंस में। किसके लिए दिया जाता है, तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है हम वो पढ़ते हैं आइसोटोप्स के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं, आइसोटोप्स के लिए। तो अब आइसोटोप्स क्या होता है, तो इस चीज को चलिए देखिए बताती हूँ। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स के लिए पढ़ते हैं। तो आइसोटोप्स का मतलब देखिए, आइसोटोप्स which have same atomic number but different mass, which is known as isotopes। अब देखिए हाइड्रोजन का जैसे तो और ड्यूटेरियम टाइट्रियम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1 2 3 1 1 1 इसको कहते हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो ये बेटा 3 हाइड्रोजन की आइसोटोप्स हैं। ठीक, तो इसे आप नोट कर लेंगे। तो बच्चों आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। फिर हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट को कल मिलेंगे लेके सेम टाइम सेम चैनल सेम जगह पे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और आप हमारे चैनल मोमेंटम कोटा भिलाई को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर टीचिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एनटीए से रिलेटेड वीडियोस या नीट की गाइडेंस वीडियोस, सभी चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल जरूर से केसी भिलाई यानी कि मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम आगे के पार्ट को कल लेके, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।